हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल। आज हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 5 का पार्ट 12 यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बसेरा के बारे में पढ़ेंगे कि ऊंचाई पर जो बसेरा होता है यानी घरों की क्या विशेषताएं होती है, कहाँ पर किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। फिर हम लोग अगला जो चैप्टर आएगा उसमें धरती के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ठंडे और गर्म मौसम के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस तरीके से पूरी सीरीज़ हमारी चलती रहेगी, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि हमारी जो एनसीईआरटी की क्लास 5 है उसके अंदर टोटल 22 चैप्टर है और अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 13। पिछले सेशन में थोड़ा सा हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि ये गौरव हैं, ठीक है। ये पूरी अपनी कहानी बताएंगे, जिन जिन भी शहरों में, जिन जिन भी राज्य, जिन जिन भी इलाकों में ये जाएंगे, ये अपनी पूरी कहानी बताते हुए जाएंगे, ठीक है। ये इनकी बाइक है लोनर और ये इनका पूरा सामान है जो इन्हें ट्रैवलिंग करने में मदद करेगा। तो सबसे पहले ये निकलते हैं मुंबई से, और मुंबई से महाराष्ट्र से निकलते हैं, गुजरात राजस्थान के छोटे छोटे शहरों से होते हुए ये दिल्ली पहुंचते हैं। मुंबई से दिल्ली का रास्ता 1400 किलोमीटर का है। उसके बाद ये घूमते घूमते पहुंच जाते हैं, बीच में ऐसा ये थोड़ा सा विश्राम करते हैं, ठीक है, थोड़ा रेस्ट करते हैं ऐसे छोटे छोटे से टेंट बनाकर। फिर ये पहुँच जाते हैं ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में पहुँच जाते हैं। फिर ये वहाँ पर बताते हैं कि लद्दाख के घरों की क्या विशेषता होती है। सूखा समतल पूरा एरिया रहता है। झूले झूले शब्द का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लोग इनका वहाँ पर वेलकम करते हैं, स्वागत है स्वागत है, इस तरीके से बच्चे इनके पीछे पीछे दौड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये अपने किसी के वहाँ घर पर रुकते हैं, फिर वहाँ ये घर की विशेषताएं देखते हैं। ये लोग जो लद्दाख के जो घर होते हैं उनमें 2 मंजिला मकान होते हैं। नीचे की मंजिल पर एनिमल्स रहते हैं, जानवरों को रखा जाता है, उनका खाने पीने का सामान चारा वगैरह रखा जाता है। और ऊपर की मंजिल जो है वहाँ पर मनुष्य लोग रहते हैं। ठंड में मनुष्य जो रहते हैं, इंसान जो रहते हैं, वो नीचे की मंजिल पर आकर रहना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ऊपर बहुत ठंड लगती है। इनके जो घर होते हैं वो पूरे लकड़ी के ही बने रहते हैं, लकड़ी का ही फर्श होता है, लकड़ी की ही छत होती है और मोटी मोटी दीवारें होती है ताकि ठंड से इन्हें काफ़ी बचत मिले। उसके बाद इसमें एक चीज़ और बताई गई थी कि इनके जो घर होते हैं इनकी छतों पर सारी सब्जियां फल सुखा दिए जाते हैं ताकि ठंड के मौसम में जब ये सामान अवेलेबल ना हो तो ये सूखे सामान से अपना काम चला सके, ठीक है। ये चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर। उसके आगे हम लोग देख रहे थे दूसरे घर के बारे में बात करें तो दूसरा घर यहाँ पर आ जाता है चांगपा जनजाति। अब जब गौरव जो है चांगपा जनजाति से मिलते हैं, क्योंकि जब वो लद्दाख से आगे बढ़ते हैं तो पूरे पथरीले इलाके में मिलते हैं, पूरा सुनसान इलाका मिलता है। बहुत किलोमीटर चलने के बाद उन्हें वहाँ पर कुछ टेंट और कुछ भेड़िए का समूह दिखाई देता है, ठीक है। तो फिर ये वहाँ पर रुकते हैं, वहाँ पर नामग्याल से ये मिलते हैं, वो बताते हैं कि हम लोग चांगपा जनजाति है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भेड़ियों को और भेड़ और जो बकरियाँ होती है इनको चराने के लिए इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर आते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर हम लोग रहेंगे बकरियों के जो बाल होते हैं वो उतने ही ज़्यादा नरम और सॉफ्ट रहेंगे। ये बाल जितने नरम और सॉफ्ट रहेंगे उतने ही ज़्यादा हम लोगों को पश्मीना ऊन के पैसे मिलेंगे, इसलिए ये इतना सर्वाइव करके इतने ऊंचे इलाकों पर रहते हैं। फिर इन्होंने बताया कि आप टेंट कैसे बनाते हो और ये घर कैसे बनाते हैं। तो देखो इस तरीके के इनके ये घर रहते हैं पूरे, ठीक है। ये याक के बालों से बनते हैं, याक के बालों से ये घर बनाए जाते हैं। याक के बालों से एक प्रकार की पट्टियाँ पट्टियाँ बनाकर पूरा इनको सिल दिया जाता है। टेंट और रैम्बो इन्हें बोला जाता है, रैबो इन्हें बोला जाता है। सबसे बड़ी विशेषता रैबो की ये रहती है कि ये काफ़ी बड़े होते हैं। लाइक मुंबई में जैसे हमारे घर जितने बड़े होते हैं हम लोग आसानी से खड़े हो सकते हैं, इतने बड़े ही हो सकते हैं, बहुत सारे लोग इसके अंदर रह सकते हैं। और ये बाल जो होते हैं जिससे ये टेंट बनाया जाता है ये काफ़ी गर्मी देते हैं, इसलिए इनके अंदर रहने पर इन्हें ठंड नहीं लगती, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा है -0 डिग्री टेम्परेचर पर भी इनको सर्वाइव करना पड़ता है इतने ऊंचे इलाकों पर। तो ये आसानी से इस टेंट के सहारे रह सकते हैं। तो ये चांगपा जनजाति की हम लोगों ने बात कर ली। आगे बढ़ते हैं। चलो, अगर नाम लिया है पश्मीना ऊन का तो पश्मीना शाल की बात करते हुए ही चलते हैं, ठीक है। पश्मीना शाल क्या होती है? पश्मीना शाल 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी अकेले आपको पश्मीना शॉल में मिल सकती है। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पे भी बहुत कम होता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत बाल और बहुत नरम बाल उग पाती है। देखो प्रकृति की देन है, क्योंकि जो बकरियां होती है काफ़ी ऊंचाई पर रहती है, तो बकरियों को ठंड से बचाने के लिए प्रकृति ने उनकी सुरक्षा करने के लिए उनको काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी नरम बाल दिए हैं। इसका प्रयोग इंसान अपने को खुद को ठंड से बचाने के लिए करते हैं और उन्हीं के बालों से निर्माण होता है पश्मीना शॉल का, ठीक है। जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर और जितनी ज़्यादा ठंड में ये बकरियां रहेगी उनके बाल उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट और उतने ही ज़्यादा नरम होते जाएंगे। अब क्या होता है, गर्मियों में उनके ये बाल झड़ जाते हैं, उन्हीं का प्रयोग यहाँ पर पश्मीना शॉल बनाने के लिए किया जाता है और काफ़ी कॉस्टली मिलती है। नॉर्मल शॉल जो मार्केट में मिलती है उससे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली ये मिलेगी, ठीक है। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं।
हाथों से बुनाई की जाती है। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाके एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। इतनी मेहनत इसके अंदर करनी पड़ती है। 250 घंटे आप गिन सकते हैं कि कितने दिन यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, 7 से 8 दिन, 8 दिन के लगभग यहाँ पर 8 के ऊपर दिन निकल जाएंगे। इतने दिन में जाकर ये हमारी जो शॉल है यहाँ पर रेडी होती है। चलो अभी हम लोग यहाँ पर चांगथांग की बात कर रहे थे। जो चांगपा जनजाति है वो जहाँ पर रहती है वो चांगथांग उन्हें बोला जाता है। तो इस चांगथांग का मतलब क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो चांगथांग का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इतना बड़ा पहाड़ी इलाका और सिर्फ 5,000 लोगों का समूह वहाँ पर रहता था। ठीक है, तो चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। बच्चों की भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द इन पर चर्चा की जा सकती है, जिसकी हमने देखा था वेलकम करने के लिए, स्वागत है के लिए एक नए शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई पर जाने से क्या होता है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। धीरे धीरे ऑक्सीजन यहाँ पर कम होती जाती है। ऑक्सीजन क्या है इस समझ की अपेक्षा नहीं की जा सकती। बच्चों को कुछ अंदाज हो कि ऊंचाई पर सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। पहाड़ों पर चढ़ने पर कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर का भी प्रयोग किया जाता है। बच्चे फिर भी इन इलाकों में रहने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील होंगे। उनकी यह समझ भी बनेगी कि रोजी रोटी के लिए लोगों को यहाँ पर कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मेन चीज़ यहाँ पर ये कहानी बताने के पीछे कि तो बच्चों को घरों के बारे में पता चलेगा और साथ के साथ लोग कितने तरीके से सर्वाइव करते हैं उनकी कहानी भी यहाँ पर सीखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं श्रीनगर की ओर। जब गौरव जो है चांगथांग जनजाति से मिलकर चांगपा से मिलते हुए, चांगपा लोगों से मिलते हुए जब श्रीनगर की ओर बढ़ता है तो वो कारगिल होते हुए श्रीनगर की ओर पहुंचता है। तो फिर उसे कुछ नया देखने को मिलता है। श्रीनगर ने उसका पूरा मन मोह लिया होता है। फिर वो श्रीनगर में जाते हुए डल झील में घूमता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि डल झील कहाँ पर है, श्रीनगर में है। जहाँ पर जिस नाव का प्रयोग किया जाता है उस नाव को क्या बोला जाता है, उस नाव को शिकारे बोला जाता है। ठीक है, शिकारे में वो घूमने जाते हैं। ये नाव आप देख सकते हैं इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है लोगों को, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, अब वापसी का समय हुआ, वो पूरे श्रीनगर को घूमे, बहुत ही मनमोहक प्लेस है। श्रीनगर से आते हुए वो जम्मू से होते हुए आएंगे। ठीक है, लेह श्रीनगर को देखते हुए अब वो मुंबई आना है तो वो जम्मू होते हुए आएंगे। फिर जम्मू में उन्हें कोई नई चीज़ दिखती है, इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, रोटी बनाते हैं, तो नॉर्मली यहाँ पर जो होती है कश्मीर लोगों रोटी जो है मार्केट से खरीदते हैं, बेकरी से खरीदते हैं। तो उसका चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। ये चीज़ उन्हें बहुत नई लगती है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, श्रीनगर को एक नज़र में देख लेते हैं। कुछ फ़ोटो देखने से पता चलेगा। श्रीनगर से बाहर आए कुछ टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। जैसे कुछ टूरिस्ट आते हैं तो उनके घर भी वो कुछ रहने के लिए निवास स्थान वो कुछ दिन यहाँ हाउस बोट में ठहर सकते हैं। हाउस बोट जो होते हैं 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई जो होती है, चौड़ाई इस चौड़ाई को बोला जाता है। ठीक है, और ऊंचाई इसे बोला जाता है। तो इनकी चौड़ाई 80 फुट तक ये हो सकती है। 8 से 9 फुट तक इनकी चौड़ाई होती है और लंबाई कितनी होती है 80 फुट। ये ऐसे 80 फुट होते हैं और इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट की होती है। आसानी से बहुत सारे लोग इसके अंदर रह सकते हैं। तो ये हाउस बोट होती है। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे फोटो की बात करते हैं। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों को कई परिवार रहते हैं। वो अपने जीवन यापन के लिए रहते हैं। हाउस बोट में टूरिस्ट रहते हैं और ये जो डोंगे हैं इस तरीके से बने हुए कि सिर्फ टेम्परेरी, इनका एक आवास बोल सकते हो, वो इसी के अंदर निवास करते हैं। ठीक है, तो ये भी कहाँ पर पाए जाते हैं, इनके अंदर भी अलग अलग छोटे छोटे से कमरे होते हैं। डल लेक और झेलम नदी जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। अभी आप खूबसूरत सी नक्काशी यहाँ पर देख पा रहे हो। हाउस बोट के अंदर इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन की जाती है ताकि वो जो है लोगों का मन मोह ले। इस डिज़ाइन को नॉर्मली ख़त्म बंद बोला जाता है वहाँ की लैंग्वेज में। और जिक्सो पजल जैसा दिख रहा है, कंफ्यूजिंग सा दिख रहा है कि ये इसके अंदर रेड है, ये इसके अंदर रेड है। जिक्सो जैसा गेम दिख रहा है हमको। ठीक है, तो ख़त्म बंद कैसा दिखता है, जिक्सो पजल के जैसा दिखता है, कभी पूछ लिया जाए। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए इन कश्मीर के घर जो है आपको गाँव में दिखाई देंगे। कश्मीर के गाँव में ऐसे घर दिखाई देंगे। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छतें जो होती है ढलवा होती है ताकि बर्फ और पानी एकदम से ऊपर टिके ना, बहकर निकल जाए। अंदर का जो टेम्परेचर है उसको ये चीज़ प्रभावित ना करे। है बाहर की तरफ निकली हुई है। इन्हें जो खिड़कियाँ होती है इन्हें डब कहा जाता है। ठीक है, रेबो किसको कहा जाता है, जो याक के बाल से बनते हैं टेंट, उनको सीलकर बनाया जाता है, उनको रेबो बोला जाता है। डब किसे कहा जाता है, पुरानी सी जालीदार खिड़कियाँ जो घर से बाहर की ओर निकली हुई रहती है। इन पर बैठकर बाहर का नज़ारा देख सकते हो। ठीक है, और देख लो इसके अंदर यहाँ के पुराने घरों की खासियत ये होती है पत्थर और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजे खिड़कियों पर डिज़ाइनदार मेहराब बनाए जाते हैं, इन्हें मेहराब बोला जाता है। ये जो डिज़ाइन होती है इनको यहाँ पर मेहराब बोला जाता है। ठीक है, और ये जो नॉर्मल खिड़कियाँ होती है इन्हें डब यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से आप पूरे कश्मीर की खासियत देख सकते हैं।
ठीक है, तो इन सारे पिक्चर्स के माध्यम से आप श्रीनगर का देख सकते हो। सबसे पहले आपको हाउस बोट के बारे में पता चला, 80 इंटू 8-9 फीट आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, और बोट हमने ये वाला देख लिया। ये डल लेक जो है, डल झील जो है झेलम नदी में, इस प्रकार के बोट आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ये खूबसूरत नक्काशी की जाती है हाउस बोट में। अगला कश्मीर में पत्थर के बने हुए घर और चूने की पुताई की गई है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो। डब इस प्रकार के जालीदार खिड़कियाँ बनाई जाती है, और ये जो डिज़ाइन बनाई जाती है इनको मेहराब कहा जाता है। पुराने घरों की एक खासियत है, पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर तीनों को मिक्सचर करके बनाया जाता है। ठीक है, ये डिज़ाइन जो होती है इन्हें मेहराब बने होते हैं। ठीक है, ये मेहराब कहलाते हैं। चलिए अगले घर की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगला घर क्या है? गर्मियों में ये जो घर आप देख पा रहे हो, छोटे छोटे से आपको दिख रहे होंगे, बहुत छोटे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आप चाहें तो देख सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ, थोड़ा ब्लर दिखेगा पर आप देखने की कोशिश करो। यहाँ पर बकरवाल लोग रहते हैं। अब ये बकरवाल लोग क्या होते हैं? बकरवाल लोग भी भेड़ बकरियां पालते हैं। भेड़ बकरियां जो होती हैं उनको पालते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि चांगपा जनजाति के लोग होते हैं, वो भी भेड़ बकरियां पालते हैं। ये बकरवाल लोगों के घर हैं। अब ये बकरवाल लोगों के बीच में और चांगपा जनजाति के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। गर्मियों में बकरवाल लोग जो होते हैं यहाँ पर रहने आते हैं, क्योंकि सर्दियों में तो सब तरफ बर्फ़ जम जाती है। वे अपनी भेड़ और बकरियाँ जो होती हैं उनको चराने के लिए ऊंचाई पर लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि बकरवाल जनजातियाँ होती है और जो चांगपा जनजातियाँ होती है, इसमें डिफरेंस क्या होता है? तो ज़्यादा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है। चांगपा जनजाति जो है बहुत ही ऊंचाई पर जाकर जो है अपनी बकरियों को पालती है, लेकिन ये जो बकरवाल जनजाति है ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जाती है। जाती तो है बट थोड़ी ऊंचाई पर जाती है। जितनी चांगपा जनजाति अपने बकरियों के बालों को सॉफ्ट करने के लिए जितनी ऊंचाई पर जाते हैं, उतनी ऊंचाई पर ये नहीं जाते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया बकरवाल और चांगपा जनजाति के बीच में। दोनों ही जम्मू कश्मीर में पाए जाएंगे, ये एक मेजर कॉमन पॉइंट हो गया। दोनों ही जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में रहते हैं। दोनों एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, मतलब दोनों ही घुमक्कड़ प्रजाति के हैं। दोनों किसके ऊपर निर्भर है? भेड़ बकरी और याक के बालों के ऊपर निर्भर है। ये भी एक कॉमन चीज़ हो गई। ये ऊन बेचकर अपनी जीविका निभाते हैं, ये भी इनकी कॉमन बात हो गई। देखो ये सारा जो है इसके अंदर आंसर नहीं है, क्योंकि बच्चों को बताना था, बच्चों को टीचर जो है बच्चों के साथ डिस्कस कर सकती है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। बकरवाल लोग जो है थोड़े कम ऊंचाई पर जाते हैं। चांगपा जनजाति के जो लोग होते हैं बहुत ऊंचाई पर जाते हैं। ठीक है, और चांगपा जनजाति के लोग अभी हम लोग देख कर आए कि विशेष प्रकार की बकरियों को ही पालते हैं। विशेष प्रकार की बकरियां कौन सी? जिनसे पश्मीना ऊन निकलती है, जिनके बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जिनकी एक नॉर्मल शॉल को बनाने में ही लगभग 10 दिन के करीब लग जाते हैं, और अगर उस पर डिज़ाइन करनी हो तो और भी ज़्यादा दिन लग जाएंगे। ठीक है, और चांगपा जनजाति के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर रहते हैं। बाकी तो नॉर्मल डिफरेंस अपन ने सारे देख ही लिए। चांगपा जनजाति बहुत ऊंचाई पर जाती है, जबकि बकरवाल इतनी ऊंचाई पर नहीं जाते, कम ऊंचाई वाले पहाड़ों पर वो रहते हैं। ठीक है, और बकरवाल और चांगपा में क्या डिफरेंस हो गया कि इनकी जो चांगपा की ऊन होती है बहुत ही अच्छी होती है, और बकरवाल की इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर जाते ही नहीं, नीचे भी रहते हैं, और इनकी नस्ल भी अलग होती है। इनके जो एनिमल्स होते हैं उनकी नस्ल भी अलग होती है, बकरी की नस्ल अलग होती है। अगला चैप्टर है हमारा जब धरती कांपी, यानी कि धरती कांपी यानी कि भूकंप की बात यहाँ पर होगी। भूकंप की जैसे ही बात होती है, एनसीईआरटी में एक राज्य है जिसका नाम आता है गुजरात, उसी के भूकंप के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले गुजरात को ही यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों को सारी चीज़ें बताई जाती है, भूकंप से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चों के साथ डिस्कस की जाती है। ठीक है, तो हम लोग भूकंप की खबर को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अहमदाबाद की बात है, 26 जनवरी 2001 की यहाँ पर बात हो रही है। आज सुबह सुबह गुजरात में आए भूकंप से कम 1000 लोगों की मौत, 1000 लोगों के मरने की आशंका है। कई हजार लोग यहाँ पर घायल भी हुए हैं। बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना ने जवानों को बुलाए। सेना के जो जवान हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। 150 इमारतों के लगभग यहाँ पर ढह गई है, बहुत सारा नुकसान यहाँ पर हुआ है, और कम से कम 250 शव जो है, जिस दिन की कहानी सुना रही है, न्यूज़ वाली बात बताई जा रही है कि 250 शव निकाले चुके हैं। अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं वो इमारतों के नीचे दबे हुए हैं, उनके मलबों में दबे हुए हैं। सारा कार्य यहाँ पर चल रहा है, और भुज की हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब है। अहमदाबाद का जो भुज है वहाँ पर इससे भी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। चारों ओर भगदड़ मची हुई है। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया है। राहत कार्य के लिए देश और विदेश में हर तरीके से सहायता के आश्वासन दिए जा रहे हैं, मतलब हर कोई यहाँ पर मदद करने के लिए आगे आ रहा है। किसकी? गुजरात राज्य की। ठीक है, अहमदाबाद भुज जहाँ पर पूरा भूकंप आया था, पूरा का पूरा भुज जो है वो नष्ट हो चुका था यहाँ पर। तो यहाँ पर भुज में रहने वाली एक बच्ची की स्टोरी बताई गई है कि कैसे उसने सर्वाइव किया, कैसे वहाँ के लोगों ने फिर से पूरे गाँव को निर्मित किया, कैसे वहाँ पर स्कूल खड़ा किया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इन्होंने पूरा गाँव फिर से खुद से ही बसाया था।
यहाँ पर इंजीनियर आर्किटेक्ट आए थे। उन्होंने बताया था कि यदि आप अपने घर को इस तरीके से डिज़ाइन करते हो, उस तरीके से बनाते हो, तो भूकंप आने का खतरा या फिर उससे होने वाला जो नुकसान है काफ़ी कम हो जाएगा। ये इस तरीके से सारे इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर इंजीनियर से ले रहे गाँव के सभी लोग, ठीक है। और फिर ये अपने घरों का निर्माण करते हैं, स्कूल का निर्माण करते हैं और फिर बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरीके से भूकंप से बचना चाहिए। तो कोई एक ऐसी चीज़ जो स्टेबल हो, टूटे ना, उसके नीचे जाकर हम लोग बैठ सकते हैं। यदि भूकंप आता है तो हम लोग खुद की सुरक्षा इस तरीके से कर सकते हैं। तो पूरे चैप्टर में बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि कैसे बचा जाता है, बाढ़ आती है तो कैसे खुद को बचाना चाहिए। दमकल केंद्र की गाड़ियाँ क्या होती है, सरकारी संस्थान क्या होते हैं, गैर सरकारी संस्थान क्या होते हैं। सरकारी संस्थान जो सरकार की साइड से सहायता प्रदान की जाती है, गैर सरकारी संगठन जो एनजीओज़ वगैरह होते हैं जो लोगों की मदद करते हैं, वो सारे हमारे गैर सरकारी संगठन होते हैं। तो इनके बारे में डिस्कस इस चैप्टर में किया हुआ है। चलो अगले चैप्टर की बात करते हैं, कौन करेगा यह काम। मतलब कि यहाँ पर काम का कुछ परिदृश्य देखेंगे कि काम किस तरीके से किया जाता है, कौन व्यक्ति क्या काम करता है। तो आपको पता है मजदूर का काम क्या है, नाई का काम क्या है, बावर्ची का काम क्या है। सबका अपना अपना काम होता है, ठीक है। जिसका जैसा पैशन है वो वैसा काम करेगा। लेकिन एनसीईआरटी में बताने का कुछ लक्ष्य और था कि जैसे वो छुआछूत वाले भेदभाव किए जाते कि इसका काम यही है तो इसी को करना है, वो वाली चीज़ें अभी आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं यहाँ पर आपको 2 कहानियाँ बताऊँगी। 2 कहानियों से आपको सारी ही चीज़ें और इस पूरे चैप्टर का मीनिंग समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर 3 लोगों की बात हो रही है। एक तो ये है नारायण, जिनका नाम है बाबला, जो कि 11 साल के थे। वो गुजरात के साबरमती आश्रम में अलग अलग काम उनको करने पड़ते थे, लाइक टॉयलेट की सफाई करनी और ये सारे काम करने पड़ते थे। एक बार क्या होता है, डायरेक्टली यहाँ से पढ़ते हैं। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास एक गाँव में रहने गए थे, ठीक है। वर्धा महाराष्ट्र के अंदर आता है वर्धा, और वर्धा के पास एक गाँव है। तो वहाँ पर क्या होता था, इन्हें गांधी जी, महादेव भाई और उनका ये जो साथी नारायण, इन्हें वहाँ पर टॉयलेट साफ़ करना था। तो लोग इन्हें समझ जाते हैं, मतलब कि वो साफ़ करते थे तो लोगों ने इनको मान लिया कि सारा काम जो है इन्हीं लोगों का है, ये सफाई करने का काम जो है ये पूरा इन्हीं का होता है। तो लोग इनके ऊपर थोड़ा भड़कते हैं कि तुम अच्छे से सफाई नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर नारायण जो है और गांधी जी जो है उनके बीच में बातचीत होती है, उनके बीच में बहस होती है। नारायण बोलते हैं कि ये क्या हमारा ही काम है क्या सभी की सफाई करना इस तरीके से। फिर गांधी जी बोलते हैं कि इसे छुआछूत बोला जाता है। यहाँ पर लोग जो करते हैं एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं। जैसे ऊंची सभ्यता वाले जो लोग हैं वो ये काम नहीं करते, हमेशा छोटे लोगों से ये काम करवाते हैं। एक विशेष जाति वाले लोगों से ये काम करवाया जाता है। तो इसी बात पर ये पूरी बहस चलती रहती है। एनसीईआरटी में आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र के जो वर्धा शहर है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। और ये यहाँ पर बच्चों को हमें छुआछूत वाली जो चीज़ें होती है इसके बारे में अवेयर करना होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सभी इंसान बराबर होते हैं। यहाँ पर छुआछूत जैसी कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं आती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक कहानी और हम लोग पढ़ते हैं, बहुत 100 साल पुरानी कहानी, आप इसको मान लो। 7 साल का छोटा सा बच्चा जो भीम है, महाराष्ट्र के गोरे गांव से अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। तो वहाँ पर उसने देखा कि एक नाई जो है, एक किसान जो है, नाई जो है क्या कर रहा है, किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। तो उसने सोचा कि मेरे बाल भी बड़े हो रहे हैं तो क्यों ना मैं भी अपने बाल कटवा लूँ। जब वो शॉप पर जाता है तो उसे मना कर दिया जाता है कि तुम्हारे बाल काटने से मेरा उस तरह जो है जिसे कट किए जाते हैं तो वो गंदा हो जाएगा, तो मैं तुम्हारे बाल नहीं काटूंगा, ठीक है। तो फिर उसने पूछा कि ऐसा क्यों, आप भैंस के बाल काट सकते हो लेकिन एक इंसान के नहीं, एक इंसान के बाल काटने से आपका उस तरह कैसे गंदा हो जाएगा। तो ये वही इंसान है भीमराव अंबेडकर। एवरीवन नोज हु इज़ भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो यहाँ पर ये भेदभाव वाली चीज़ सामने आती कि पहले इस तरीके का भेदभाव बहुत किया जाता था, अब तो बिल्कुल नहीं, या फिर न के बराबर बोल सकते हैं। अब ऐसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। और यही चीज़ें हमें बच्चों को बतानी, अगर गांव में आसपास कहीं भी ऐसी चीज़ हो रही तो इस बुक के माध्यम से लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, ठीक है। इन्हीं की वजह से, भीमराव अम्बेडकर की वजह से ही हमारा संविधान यहाँ पर तैयार हुआ था। तो ये 2 कहानी और ये पूरा चैप्टर जो है छुआछूत भेदभाव जो होता है उसके बारे में यहाँ पर शो करता है, ये चीज़ें बताता है। अगले चैप्टर की हम लोग बात करते हैं। अगला चैप्टर है हमारा जाए तो जाए कहाँ। देखो इस चैप्टर में होता क्या है, छोटा सा मैं बता देती हूँ। इस चैप्टर में जो लोग हैं अपने घरों को छोड़कर जाते हैं। अब घरों को छोड़कर जाने के कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर एक डैम बनने वाला है, तो ये इलाका पूरा डूब क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पर इनके अपने घरों को छोड़कर जाना होता है। या फिर जब किसी का तबादला एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है, या फिर गाँव में कोई भी सुविधाएँ नहीं मिलती है, तो व्यक्तियों को एक स्थान पर दूसरे स्थान पर, यानी कि अगर गाँव में रहते
तो शहर में पलायन करना पड़ता है, जैसे कि छोटे छोटे से गांव छोड़कर लोग नौकरी की तलाश में शहर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस पूरे ही चैप्टर में डिस्कस की गई है कि क्यों गाँव लोग जो है उनको गाँव छोड़कर जाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर डैम की भी बात हुई है कि एक बांध बनने वाला था, तो वहाँ के लोगों को जो डूब एरिया है उससे पहले ही खाली करवा दिया गया था कि आप अपने घर कहीं और बना लीजिए, सरकार इनको ज़मीन प्रोवाइड कर देगी। तो ऐसे में क्या क्या समस्या आती है, यहाँ पर हमें पेडागोजी में एक पॉइंट पढ़ना है कि बांध के बारे में बच्चों की समझ को स्पष्ट करना है कि बांध बनाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। इससे इलाके या उसके आसपास के बने बांध का उदाहरण लिया जा सकता है। बांध बनाने से कुछ लोगों को फ़ायदा होगा तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नुकसान होगा। इन बातों पर चर्चा करके बच्चों की जो सोचने की जो क्रिएटिविज्म है उसको यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हैं, उनके सोचने के तरीके को हम लोग यहाँ पर परिवर्तित कर सकते हैं। अगला चैप्टर 19 है। इसमें बीज की जुबानी, मतलब एक बीज जो है वो अपनी कहानी यहाँ पर सुनाएगा। इस पूरे चैप्टर में एक बीज अपनी कहानी सुना रहा है। कौन है ये बीज? ये बाजरा है। तो यहाँ पर बताया गया कि पहले समय में, अभी तो बाजरा और ऐसे कोई भी बीज आते हैं तो उसको सुरक्षित रखने के लिए भंडारगृह होते हैं या बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जिसके माध्यम से बीजों को सुरक्षित लंबे समय तक, एक एक साल तक सुरक्षित रखा जाता था। लेकिन पहले बीजों को क्या करा जाता था? लकड़ी के बक्से में रखा जाता था। इस तरीके से नीम की पत्तियाँ डालकर उन्हें सुरक्षित रखा जाता था। तो ये बताया जाता था कि इनको कोई भी कीड़े ना लगे, इसलिए जो लकड़ी के बक्से होते थे उनके अंदर नीम की पत्तियां डालकर इनको बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता था। ये बाजरे का कैसे बीज से कैसे पूरा बनता है, कैसे फसल आती है, ये पूरी कहानी जो है इस चैप्टर में हमें बताई हुई है। उसमें रखने से पहले भी इन्हें, जो सूखी लौकी होती है, आपको पता है लौकी तिरोई जो होती है सूख जाती है, अंदर से पूरी खाली सी होती है, तो उसके अंदर लीप कर उसके अंदर बीजों को सुरक्षित रखा जाता था ताकि ये ख़राब ना हो, इन्हें नमी ना लगे और इन्हें कोई भी कीड़ा यहाँ पर न लगे। फिर इन्हें लकड़ी के बॉक्स में नीम की पत्तियाँ डालकर रखने लगे ताकि ये लंबे समय तक सुरक्षित रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको ध्यान होगा ओंधियो कहाँ पर बनाया जाता है, तो ओंधियो जो है गुजरात में खाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, गुजराती में नॉर्मली ओंधियो का मतलब क्या होता है? उल्टा करके रखना। क्योंकि ओंधियो जब बनाया जाता है तो इन्हें कोयले के अंगारों पर मटके को उल्टा करके बनाया जाता है। सारी मिक्स सब्जियाँ होती है और उसके साथ खाई जाती है बाजरे की रोटी। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि ओंधियो कहाँ पर खाया जाता है, गुजरात में खाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? तो उल्टा करके बनाया जाता है, मटके को उल्टा रख के पूरा कोयले के जो अंगारे होते हैं वो उसके ऊपर रख के बनाया जाता है। ठीक है, तो ये ओंधियो हो गया। और साथ में दूध का मक्खन, दही और जितनी चाहे उतनी छाछ पी लो, तो ये पूरा एक प्रकार का हमारा खाने का पकवान हो गया। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। देहरी गांव और भास्कर भाई की बाड़ी की बात हो रही है, वो पूरी गुजरात वाली बात हो रही है, पूरी कहानी हो रही है। अब यहाँ पर कुछ लोग जो है नारियल के पेड़ देखने के लिए गए थे, तो वो वहाँ पर देखते हैं कि एक नारियल के पेड़ के ऊपर बहुत सारे नारियल लग रहे हैं। तो वो ये सोचते हैं कि नारियल तो है यहाँ पर बहुत महंगे मिलते होंगे, तो यहाँ पर महंगी खाद का इस्तेमाल करना पड़ता होगा, तभी जाकर एक ही पेड़ पर इतने सारे नारियल लगते हैं। तो फिर वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो ये बिल्कुल खाद का इस्तेमाल ही नहीं करते, तो फिर भी इतने सारे नारियल कैसे लग रहे हैं। तो देखो होता क्या है, ये जो लोग हैं जो नारियल की पूरी देखभाल करते हैं, जिनका ये पूरा बाड़ा है जिसमें नारियल लगे हुए हैं, तो ये पूरे ज़मीन पर सूखे पत्ते, खरपतवार, जंगली घास फूस को बिछा कर रखते हैं। अब क्यों बिछा कर रखते हैं और इससे क्या होगा? तो देखो यहाँ पर जो है कुछ और चीज़ें भी पता चलेगी, एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं। अभी यहाँ पर बताया गया कुछ पौधों की एकाध सूखी शाखा देखकर लगता है कि उनको कीड़ों ने खा लिया है। बीच बीच में कुछ रंग बिरंगे पौधे भी लगाए हुए। तो यहाँ पर एक बच्चे ने पूछा कि ऐसा क्यों, बीच बीच में आपने ये पौधे क्यों लगाए हुए हैं, ऐसे ही डिज़ाइन वाले पौधे क्यों लगाए हुए हैं? तो वहाँ पर उन्होंने, भास्कर भाई जो है उन्होंने बताया कि ये पौधे क्या होते हैं, ज़मीन के ज़्यादा अंदर तक इनकी जड़ें नहीं जाती है, और जब इनके पत्ते मुरझाना स्टार्ट हो जाते हैं तो हमें लगता है, हमें पता चल जाता है कि इस भाग को पानी देने की आवश्यकता है क्योंकि ज़मीन यहाँ पर सूख चुकी है। तो इस प्रकार से बीच बीच में, नारियल के बीच बीच में इस प्रकार से छोटे छोटे से पौधे लगाए हुए हैं, रंग बिरंगे पौधे, ताकि हमें पता चल जाए कि अब पौधों को पानी देने की आवश्यकता है, ज़मीन यहाँ पर सूख चुकी है। और भास्कर भाई ने ये भी बताया कि हम लोग फैक्ट्री में बनी हुई खाद का इस्तेमाल नहीं करते। यदि हम लोग बाहर से बनी हुई खाद का इस्तेमाल करेंगे, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ ज़मीन हमारी उपजाऊ नहीं रहेगी। इसलिए हम लोग जो है खुद से खाद बनाते और इसी का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर इन लोगों ने देखा, इन बच्चों ने देखा कि बहुत सारे लाखों की संख्या में केचुए जो है ज़मीन पर पड़े हुए थे। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा कि आपने इतना सारा गंदगी वगैरह, उनको गंदगी लगी बच्चों को, ये क्यों फैला रखा है? तो उन्होंने बताया कि जड़ों, पत्तों और शाखाओं के सड़ने से और केचुए से हमारी ज़मीन जो है अच्छी बनी हुई रहती है। ज़मीन को ध्यान से देखा उन्होंने, वहाँ पर उन्हें बहुत सारे केचुए दिखे। उन्होंने बताया कि केचुए क्या करते हैं, भास्कर भाई ने क्या बताया, केचुए ज़मीन के अंदर छेद बनाते हैं, जिससे क्या होगा, ज़मीन पोली हो जाएगी। और इन केचुए के मल से जो होता है, इनकी जो मल होता है उससे ज़मीन यहाँ पर उपजाऊ हो जाती है। फिर इन्होंने पूरी चर्चा करी कि केचुए जो होते हैं, ये सब, ये जो बनाने का कार्य ये कैसे किया जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं,
अपने घर का जो आंगन है उसके अंदर एक गड्ढा बना सकते हैं। उसके अंदर हमारे किचन से बचा हुआ सारा खाना या फिर खेत से बचा हुआ जो फल सब्जियों का अवशेष रहता है उसको उस गड्ढे में कई समय तक इकट्ठा करके रखेंगे। उस गड्ढे में डाल देंगे। इस गड्ढे में क्या करते रहेंगे, खाद बनती रहेगी, केचुए का निर्माण यहाँ पर होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको केचुए के बारे में पूरी जानकारी मिल गई, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में भी बनता है कि केचुए का क्या लाभ होता है, ज़मीन के अंदर किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। क्योंकि सबसे पहले तो केचुए क्या करते हैं, ज़मीन को पूरा पोला कर देते हैं ताकि अच्छे से हवा, मिट्टी, पानी का आवागमन वहाँ पर हो सके। साथ ही ये क्या करते हैं, अपने मल से जो है ज़मीन को उपजाऊ बना कर रखते हैं। ठीक है, और इनका जो है ये कैसे काम करते हैं, खाद बनाने में इनका क्या सहयोग रहता है। तो ये एक गड्ढे में यदि ये सारी चीज़ें डालकर केचुए को डाल दिया जाए तो वहाँ पर खाद बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। तो ये सारे एक प्रकार से बोल सकते हैं ये सारे लाभ होते हैं एक प्रकार की उपजाऊ ज़मीन को बनाने के लिए केचुए का प्रयोग करते हुए, इसीलिए इन्हें फार्मर्स फ्रेंड, किसानों का मित्र यहाँ पर बोला जाता है। देखो, अगले पॉइंट में हमें बताया गया है कि बाजरा से किस प्रकार से रोटी बनती है। सबसे पहला पिक्चर आप देख सकते हैं, 1 से लेकर यहाँ पर 9 तक की सारी पिक्चर दिखाई गई है। पहले बाजरे को इस तरीके से तोड़ा जाता है, सेकेंड स्टेप में इसे ओखली में डाला जाता है, थर्ड में इस प्रकार से निकलते हैं इसके अंदर से, फोर्थ में ये घट्टी में इनको पीस रहे हैं, फिफ्थ में इसमें आटा बन चुका है, आटे को बनाया गया है पूरा अच्छे से। ठीक है, फिर ये लास्ट प्रोसेस में आप 4 स्टेप देख सकते हैं, रोटी किस तरीके से यहाँ पर बनाई जाती है। ठीक है, तो ये पूरे बाजरा की प्रोसेस हो गई, क्योंकि पूरा चैप्टर जो था हमारा बाजरा के ऊपर ही था और इसमें बताया भी गया है कि ये तो सिर्फ एक बीज का एग्जाम्पल दिया गया, बाजरा का एग्जाम्पल दिया गया। इसी तरीके से आप और भी बीजों के बारे में बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हो। अगला चैप्टर है हमारा किसके जंगल। तो देखो, यहाँ पर पूरे जंगल की बात होगी। जंगल की बेटी में ये जो आपको लेडी दिख रही है सूर्यमणि है। ये जंगल में जितने भी लोग रहते हैं, जैसे झारखंड की बात हो रही है, झारखंड में जितने भी बच्चे हैं उनको हर हफ्ता जो रहता है, हर सप्ताह में ये जंगल में लेकर जाती है, बच्चों को जंगल के बारे में अवेयर करती है, क्योंकि ये पूरा आदिवासी इलाका है। और आपको पता है ये आदिवासियों को अपने अपने गाँव को छोड़कर, अपने जो एरिया जहाँ पर ये रहते हैं उनको छोड़कर जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सरकार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बनाने का काम चल रहा है, बांध बनाने का काम चल रहा है। तो ये वहाँ के गांव के लोगों को अवेयर करती है। सूर्यमणि जो है चमकते सितारे, गर्ल स्टार के अंदर आती है, जिन्होंने अपने गांव में रहते हुए अपने गांव की लोगों की जो ज़िंदगी है उनको परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, तो इनकी असाधारण कहानियों में इनको भी गिना जाता है। कौन है ये सूर्यमणि है, कहाँ की है, झारखंड की, कैसे परिवर्तित किया, अपने आदिवासी इलाके में रहने वाले लोगों को जंगल के प्रति जागरूक किया, जंगल के बारे में विशेषताएं बताई, जंगल की विशेषताएं बताई कि हम लोगों के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इसमें कुछ कृषि के बारे में हमें पता चलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये ना जंगल की रक्षा करना, जंगल में लकड़ियों को काटने से बचाना इन्हें बहुत पसंद है। लोगों को अवेयर करना, लोगों को बताना, लोगों को जानवरों के बारे में अवेयर करना इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। एक पेडागोजी का पॉइंट यहाँ पर आ रहा है कि बड़े बड़े बांध, सड़कों तथा खदानों के बनने की आवश्यकता था, तो उनके प्रभावों पर कक्षा में बातचीत की जा सकती है। जमीन के नीचे से या पानी या खनिज निकालना, समुद्र में से मछली पकड़ना, पेट्रोल का इस्तेमाल करना, सभी खजाने ही है हमारे। इन सभी को आज सुलगता हुआ सवाल है कि हम लोग इनका बहुत ज़्यादा बहुतायत से प्रयोग कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ हम लोग बच्चों के साथ बैठकर डिस्कस कर सकते हैं। देखो, ये सूर्यमणि जी, इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देख लो। जब ये 21 साल की थी, इन्होंने एक केंद्र खोला था जिसका नाम था तोरांग। अब तोरांग का मीनिंग क्या होता है? तोरांग का मीनिंग होता है जंगल। ठीक है, इन्होंने एक केंद्र खोला था जहाँ पर ये लोगों को क्या करती थी, अवेयर करती थी जंगल के बारे में। अब पढ़ते जंगल अधिकार नियम के बारे में। जंगल अधिकार नियम 2007, यह कानून क्या बताता है? आदिवासियों को जंगल पर उनका अधिकार का हक दिलाता है। जो व्यक्ति कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे, उस जमीन पर अब उन्हीं लोगों का हक होगा, क्योंकि यहाँ पर सारी जमीन जो है सरकार की मानकर सरकार को दे दी जाती थी कि आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो उन आदिवासियों का क्या होगा जो उतने समय से, इतने लंबे सालों तक उस ज़मीन पर निवास कर रहे हैं या वहीं पर निवास कर रहे हैं। तो यदि वो 25 साल से निवास कर रहे हैं तो इस ज़मीन पर उनका हक हो जाएगा। ठीक है, और उन्हें जंगल से कोई भी हटा नहीं सकता है, क्योंकि अब ये उनका कानूनी अधिकार हो चुका है। और ये कानून कब आया था? यह कानून हमारा 2007 यानी कि 2007 के अंदर आया था। आप ये देख सकते हैं ये लोगों को किस तरीके से अवेयर करती है। आप ये भारत का नक्शा देख सकते हैं। अरे यार, किसका कॉल आ रहा है अब? इसके अंदर आपको पूरा जंगल के बारे में बताया गया है, जैसे 2 कलर का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आप ध्यान से देखिएगा, जहाँ पर भी लाइट लाइट कलर का प्रयोग हो रहा है वहाँ पर हल्के जंगल है। हल्के मीन्स कि इतनी ज़्यादा घनी आबादी नहीं है जंगल की। और जहाँ पर बहुत ही डार्क प्रयोग हो रहा है,
जैसे कि स्क्रीन पर आपको उत्तराखंड दिखाई दे रहा है, तो उत्तराखंड बहुत घना जंगल होगा, और ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इतने घने जंगल नहीं है। तो ये पूरे मैप में आपको बस एक बेसिक सी जानकारी दी गई कि कहाँ कहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं और कहाँ पर बिल्कुल लाइट जंगल है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा घने नहीं है। मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये सब यहाँ पर हल्के हल्के जंगल है, इतना ज़्यादा नहीं है। मध्य प्रदेश में भी इतने ज़्यादा घने जंगल नहीं होते जितने इधर आप अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड और इस साइड देख पा रहे हो। तो ये लाइट कलर और डार्क कलर में पूरा आपको बता दिया गया है। नीचे आप देख सकते हैं कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, पौंडीचेरी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सब जगह लाइट लाइट जंगल है, मतलब इतने ज़्यादा वो घने नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं मिज़ोरम की खेती की। यहाँ पर लॉटरी लगती है। लॉटरी में मीन्स कि एक आपका नाम जो है, पूरे गांव में जितने भी लोग खेती करना चाहते हैं उनके लॉटरी के टिकट जैसे होते हैं, वैसे यहाँ पर सभी के नाम में से एक नाम चूज़ किया जाता है कि आज इसको इतनी ज़मीन मिलेगी, इस साल इनको इस ज़मीन पर खेती करना है, ऐसे करके मिज़ोरम की खेती के बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किस तरीके से खेती की जाती है। तो आपको पता है झूम कृषि जो है मिज़ोरम और इस प्रकार के इलाकों में की जाती है। मुख्यतः यहाँ पर चावल की खेती की जाती है। उसके साथ साथ जो है कि जब भी यहाँ पर खेती की जाती है और जब भी फसल आती है तो वहाँ पर एक चेराव नृत्य किया जाता है, ठीक है। ये भी हमारा सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चेराव नाच कहाँ पर किया जाता है? मिज़ोरम के लोगों के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है? फसल के पकने पर एक सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है यहाँ पर, जब खाना पकाते हैं, खाते हैं, मज़े करते हैं और चेराव नाच भी यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं कि ये देखो किस तरीके से किया जाता है। उसके अंदर आप लकड़ी के डंडों पर ये एक तरीके का डांस करते हैं। आप चाहे तो देख सकते हैं नेट पर सर्च करके कि चेराव नाच क्या होता है। लकड़ी के डंडों के साथ पूरा उनको बिछा दिया जाता है ज़मीन के ऊपर, फिर उसके अंदर ऐसे कूद कूद कर उसमें से डांस किया जाता है। ऐसा कुछ डांस होता है ये चेराव नृत्य। अब मैं आपको यहाँ पर झूम कृषि के बारे में बता देती हूँ कि झूम कृषि किस तरीके से की जाती है। एक फसल को काटने के बाद ज़मीन को कुछ सालों तक आराम करने देते हैं, उसमें बिल्कुल खेती नहीं करने देते हैं। इस जगह जो बांस या जंगल जो उगाते हैं, जो झाड़ पेड़ उगाते हैं, उनको उखाड़ते नहीं है, बस गिराकर वहीं पर जला दिया जाता है, ताकि वो राख क्या हो, ज़मीन के अंदर चली जाए। और वो राख क्या करती है, यहाँ पर खाद का काम करती है। ज़मीन को जलाते हुए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आसपास के पेड़ न जलें। जहाँ पर कृषि करनी है वही काम हो, वही फसल जो है, जो बांस वगैरह उग रहे हैं, सिर्फ वही वहाँ पर जले, जंगलों को नुकसान ना पहुँचे। फिर भी बहुत सारी बार गलती से या फिर ऐसा हो जाता है कि पूरे जंगल में आग लग जाती है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, उस ज़मीन की खेती की बारी आती है, उस ज़मीन को जोता नहीं जाता है, ठीक है। मिट्टी को हल्के से हिलाकर उसमें बीज छिड़क दिया जाता है। एक ही खेत में अलग अलग तरीके के बीज, जैसे मक्की, सब्जियाँ, मिर्च, चावल बोए जाते हैं। मेजरली यहाँ पर चावल की खेती बहुत अधिकता से की जाती है, चावल बहुत अधिकता से बोए जाते हैं। अब यहाँ पर जो अनचाहे पेड़ या खरपतवार आ रहे हैं, इनको उखाड़ा नहीं जाता है, बस ज़मीन के ऊपर ही डाल दिया जाता है, ताकि ये जो पेड़ वगैरह गिरे हुए हैं ये सड़कर ज़मीन के अंदर ही मिल जाए और इससे इनकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रहे। आप ये देख सकते हैं, ये जंगल नहीं है, पूरा खेत है। इसी तरीके से यहाँ पर इनको काट कर खेती कर दी जाती है। ये जो बांस वगैरह उग रहे हैं इनको ज़मीन पर डाल दिया जाता है। बहुत ही मेहनत का काम यहाँ पर होता है, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर कोई सड़क वगैरह नहीं होती है कि अपने धान को वापस घर पर आराम से रोड के माध्यम से या फिर ट्रक में डालकर इस तरीके से ले जाए। ये पहाड़ों पर बहुत मेहनत का काम होता है, ज़मीन पर लेकर आना, इनको अपने घरों तक सामान लेकर आना, ठीक है। और यहाँ पर नृत्य के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि चेराव नृत्य किया जाता है जब फसल पक जाती है। चेराव नृत्य लकड़ी के डंडे इस प्रकार से बिछाए जाते हैं और उस पर नाचते कूदते, इस प्रकार का ये नृत्य यहाँ पर किया जाता है। चलिए अगले चैप्टर की बात करते हैं। अगला चैप्टर है किसकी झलक और किसकी छाप। अब यहाँ पर क्या है, इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि व्यक्ति है और व्यक्ति की हाइट कैसे बढ़ती है। जैसे बूढ़े लोग जो होते हैं उनकी कमर थोड़ी सी झुक जाती है। देखो मैं एक आपको इमेज के थ्रू बताती हूँ, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, जैसे कि बच्चे के इतने सारे बाल है, लेकिन दादाजी के पहले बाल थे बट अब सारे ख़त्म हो गए। तो बच्चे यहाँ पर ये सारी चीज़ें अपने बड़ों से डिस्कस कर रहे हैं, परिवार वालों के साथ बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। आपके बाल को नापना अब आसान हो चुका है, क्योंकि पहले तो अनगिनत थे, लेकिन अब 3-4 ही बचे हैं गिनती के, तो अब नाप सकते हैं। फिर यहाँ पर बात की गई है कि नानी जो है अब पहले बहुत लंबी थी बट अब मुझसे भी छोटी हो गई। तो ये सारी बातें बच्चों को बताई हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी बातें बच्चों को बताई हुई है। हम लोग पॉइंट पर आ जाते हैं। इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें यहाँ पर एक नई चीज़ आपको पता चलेगी, मटर के प्रयोग। मटर की फली जो होती है उसके ऊपर यहाँ पर प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था। कहाँ के रहने वाले? ऑस्ट्रिया के रहने वाले। 1822 में एक गरीब किसान परिवार में ये पैदा हुए थे। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन परीक्षा के नाम से उनके पसीने छूट जाते थे, क्योंकि उन्हें बहुत मतलब ऐसा फियर होता ही है, परीक्षा के नाम से डर लगता ही है। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई होने के बाद
उन्होंने क्या करा, एक मॉन्क यानी मुनि बनने का सोचा, क्योंकि उनके पास इतना पैसा तो था नहीं। उन्होंने सोचा कि मैं मॉन्क साधु यहाँ पर बन जाता हूँ, मुनि यहाँ पर बन जाता हूँ, इससे मुझे आगे बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, इसके माध्यम से मैं यहाँ पर बहुत सारी अच्छी पढ़ाई कर सकता हूँ। लेकिन उनके अंदर हमेशा से एक फ़ियर था एग्ज़ाम का। जब भी वो एग्ज़ाम देने जाते थे वहाँ से फ़ेल हो जाते थे या फिर भाग कर आ जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि उन्होंने एक साधु बनना तो सोच ही लिया था, तो ये यहाँ पर अपने मठ में जो बगीचे थे वहाँ पर लगभग 28,000 पौधों पर इन्होंने बारीकी से प्रयोग किया और एक निष्कर्ष निकाला था, जो कि उनके मरने के बाद जो है उनको पता चला, उनके आसपास के जो लोग थे उनको पता चला कि इस पर पहले से एक लेख उन्होंने लिख रखा है मेंडल ने पौधों में क्या पाया, उन्होंने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि जोड़ियों में आते हैं, जैसे कि बीज या तो पूरा खुरदुरा होगा या फिर चिकना होगा, पीला होगा या फिर हरा होगा। ठीक है, और पौधों के तनों का लंबा या नाटा होना, बहुत ज़्यादा इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की थी, जैसे कि बताया भी है कि लगभग 28,000 पौधों के ऊपर इन्होंने पूरा अपना रिसर्च किया था। ठीक है, और भी क्या रिसर्च किया, जैसे कि पौधों के जो बीज होते हैं उनके शेप को देखा, तने की साइज़ को देखा कि वो कैसा होगा, वो पौधे देखे कि वो जो है इसके अंदर उनका बीज जो है वो किस तरीके का होगा, तना लंबा होगा या नाटा होगा। पर चिकने वाले बीज और खुरदुरे बीज वाले पौधों के बीच में भी, अलग अलग पीढ़ी वाले पौधों के बीच में भी कुछ चिकने होंगे, कुछ खुरदरे होंगे। मीन्स कि उन्होंने एक पूरा रिसर्च कर लिया था, जैसे कि एक बीज को देखकर वो बता सकते थे कि अगर इस बीज को तुमने ज़मीन में डाला तो तुम्हारे बीज, अगली जो फसल होगी मटर की, वो चिकने बीजों की होगी या खुरदुरे बीजों की होगी। जैसे हमने देखा है मटर में खुरदुरे बीज भी आते हैं और चिकने भी आते हैं, तो एक मटर के बीज को देखकर वो पता लगा सकते थे कि इसके आगे आने वाली जो जनरेशन होगी इस पौधे की वो किस तरीके की होगी। तो ये पूरा रिसर्च जो, ये पूरा शोध पेपर किसके द्वारा तैयार किया गया था, ग्रोगर जेन मेंडल जो है उनके द्वारा तैयार किया गया था। और ये कहाँ के थे, ये ऑस्ट्रिया के थे। तो ये पूरी कहानी यहाँ पर बताई गई है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर और भी चीज़ें बताई हुई है कि बच्चों को पोलियो जैसी बीमारियों के बारे में बताया जाना चाहिए कि ये जीवाणु से फैलती है, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती है कि पोलियो जो होती है जन्मजात होती है, ऐसा नहीं। जैसे कि कुष्ठ रोग के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहिए, उन्हें अवेयर करना चाहिए, तो उनके आसपास के जो कम्युनिटी, उनके आसपास के जो लोग हैं वो भी वैसे ही उनके साथ साथ बच्चों से सीख कर वो भी वहाँ पर जागरूक हो जाएंगे, वो भी वहाँ पर अवेयर हो जाएंगे। देखो, अगले बात करते हैं, अगला चैप्टर जो है हमारा फिर चला काफिला। ये बहुत ही काम का चैप्टर है और इस सेशन का ये लास्ट चैप्टर है, क्योंकि एनसीईआरटी समरी जो है हमारी क्लास 5th हम लोग कंप्लीट करें उसका लास्ट चैप्टर यहाँ पर आता है। फिर चला काफिला। देखो, धनु नाम का एक बच्चा है, ठीक है, दशहरे की बात हो रही है, सभी लोग एक साथ मिल बैठ कर बातचीत करते हैं, क्योंकि अब इन लोगों का समय हो चुका है कि इन लोगों को अपना गाँव छोड़कर कहीं और जाना है। जैसे कि मैं आपको एक इमेज के थ्रू यदि बताऊँ तो यहाँ पर हर एक लोगों के काम की बटनी हो रही है, हर एक लोगों को यहाँ पर काम बांटा जा रहा है कि इसको इस प्लेस पर जाना है, इसको इस खेत में जाकर गन्ने के जो खेत होते हैं जहाँ पर गन्ने की फसल का ध्यान रखा जाता है, फिर उसे कारखाने तक पहुँचाना, शक्कर का निर्माण करना, गुड़ का निर्माण करना। तो ये सारे ही लोगों को यहाँ पर काम दिया जा रहा है कि कौन कहाँ पर जाएगा, कितने समय तक रहेगा। तो ये सारे लोग अपना सामान वगैरह बांधकर जहाँ पर गन्ने के खेत होते हैं उसके आसपास अपनी झोपड़ियाँ बनाकर वहीं पर बहुत समय तक निवास करते हैं और वहीं पर पूरा खेती करते हैं, अपना पूरा काम करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये बताई गई है कि इसमें कुछ बच्चे भी होते हैं जिन्हें अपना गाँव छोड़कर जाना होता है 6 महीनों के लिए, 6 मंथ के लिए वो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि फिर इन बच्चों की पढ़ाई कैसे होती है, बच्चों के मन में ये डाउट आता है। तो टीचर इन्हें बताता है कि इनके जो अध्यापक होते हैं वो भी इनके साथ साथ जाते हैं और जहाँ पर ये झोपड़ियाँ बनाकर निवास करते हैं अध्यापक भी वहीं रहते हैं और वहीं पर इन बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। इसमें बच्चों का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया जा सकता है कि गन्ने के इन खेतों में सिंचाई के साधन होने के कारण बारिश के बिना भी खेती हो सकती है, बिना बारिश के भी सिंचाई के बहुत सारे साधन अवेलेबल है, जैसे कि ट्यूबवेल है, नहर से पानी निकालकर बहुत सारे साधन अवेलेबल है। तो यहाँ पर इन सारे पॉइंट्स पर चर्चा की जा सकती है कि पानी के जो बच्चों की सिंचाई के जो साधन होते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, ट्यूबवेल होता है, नहर होता है, कुआं होता है, हैंडपम्प होता है, इन सब से पानी के माध्यम से भी अपना काम चलाया जा सकता है। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। चैप्टर 5 चैप्टर 22 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और एनसीईआरटी की जो बुक थी क्लास 5th की वो सारी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके। कोई भी डाउट यदि आपको आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि इसी तरीके से और सेशंस को हम लोग कंटिन्यू कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।